अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खिलाफत उस्मानिया की एक और बड़ी मालूमात, एक और बड़ी खबर। नाज़रीन मोहतरम, तैयब अर्दगान साहब ने खिलाफत उस्मानिया के आगाज़ का ऐलान कर दिया है, क्योंकि अब आप और हम सब जानते हैं कि दिसंबर का आधा महीना तो गुजर चुका है और आधे महीने बाद सीधे 2023 लग जाएगा और 2023 खिलाफत उस्मानिया, तुर्की और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत अहम साल होने वाला है, क्योंकि इस साल शायद हम लोग इतने बड़े बड़े बदलाव देखने वाले हैं या फिर इतने बड़े बड़े काम देखने वाले हैं जो अब तक बहुत सारे लोगों ने शायद देखे भी नहीं होंगे। इसके बाद कुछ भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब पर किन का कब्जा है और किस तरह ब्रिटिशर और दुश्मनाने इस्लाम के ज़रिए सऊदी अरब पर यानी असल में हिजाज मुक़द्दस पर किन आले सऊद को बिठा दिया गया है। और हम सब जानते हैं कि आले सऊद का जो अभी का प्रिंस है उसने कैसे कैसे कारनामे करना शुरू कर दिए हैं और किस तरह से वो इस्लाम को बदनाम करने वाले काम किए जा रहा है, वो भी ऐसी जगह जहाँ से इस्लाम का आगाज़ हुआ है। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, आप सभी जानते हैं कि खिलाफत उस्मानिया अगर अपने पुरजोश तरीके से आ गई तो फिर इन आले सऊद का और दुश्मनाने इस्लाम का खैर नहीं है। इसीलिए ये बेचारे कब से डरे हुए हैं और तुर्की की इस खिलाफत को बनने से रोकने के लिए बहुत ही बेवकूफ़ाना और साजिशाना हरकतें कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा चेंज है और टॉपिक बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम सभी लोग दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला तुर्की को और तुर्की के उन मुजाहिदीन को जो भी इस्लामी हुकूमत के पक्ष में है और खिलाफत उस्मानिया को कायम करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब अता फरमाए और उनके रास्ते की जो भी परेशानी है उन सभी परेशानियों को दूर फरमाए। तो चलिए नाज़रीन मोहतरम, बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। नाज़रीन मोहतरम, अब मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुर्की के 100 सालों का जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसे एग्रीमेंट लोज़ान के नाम से भी जाना जाता है, मुआहिदा लोज़ान के नाम से भी जाना जाता है, उसमें क्या क्या शर्तें थी और किस तरह से तुर्की पर ज़बरदस्ती करके ये शर्तें रख दी गई थी, ये बताने में तो आपको मैंने कई वीडियोस में खुलकर इस बारे में बता दिया है। दोस्तों, आज हम आपको बताएं कि मुआहिदा लोज़ान खत्म होने के बाद, ये एग्रीमेंट खत्म होने के बाद तुर्की क्या करने वाला है और उसके बाद तुर्की को दुनिया किस नज़र से देखेगी और तुर्की के सदर आला जनाब रजब तैयब अर्दगान साहब की कोशिशें जो इतने सालों से वो सब्र करके बैठे हैं और लगातार जो प्लानिंग चल रही है, जो कोशिशें वो कर रहे हैं, वो 2023 में मुआहिदा लोज़ान के बाद क्या रंग लाती है और आखिरकार ये दुनिया तुर्की को नए रूप में कैसे देखेगी और तुर्की 2023 के बाद पूरी दुनिया में तिजारत कैसे करता हुआ नजर आएगा और क्या क्या बेनिफिट्स तुर्की को मिल जाएंगे। और जो यूरोप जो कि तुर्की को कमज़ोर करने में एक बहुत बड़ा हाथ रखता है, उससे तुर्की आखिर कैसे टैक्स वसूलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि तुर्की से लगा हुआ इलाका ही यूरोप का है, तो क्या यूरोप तुर्की को इतनी बड़ी इजाज़त देगा? तुर्की अपने बहुत सारे प्रोडक्ट बना भी लेगा, लेकिन क्या यूरोप उसकी अड़चन बनेगा या नहीं? और दोस्तों, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इतनी खलबली क्यों मची हुई है 2023 की, और आखिर वो क्या चाहता है और तुर्की को वो मजबूत होने से क्यों रोकना चाहता है, ये सारी मालूमात दोस्तों आज इस वीडियो में हम जान लेंगे। दोस्तों, सदर आला तुर्की जनाब रजब तैयब अर्दगान साहब की हमेशा से यही कोशिश रही है कि तुर्की एक इस्लामिक कंट्री, एक पावरफुल कंट्री बनकर सामने आए और जहाँ जहाँ भी जिन जिन कंट्रियों में भी मुसलमानों पर या मजलूमों पर जुल्म हो रहा है उनकी पुरजोश तरीके से मदद कर सके। और दोस्तों, हमने अभी तक पाबंदी के बावजूद भी तुर्की को हर किसी की मदद करते हुए ही देखा है और हर किसी के लिए, हर मजलूम के लिए आवाज़ उठाते हुए देखा है। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे इस्लामी इदारे ऐसे भी मौजूद हैं जिन्हें तुर्की ने खुद बनवाया है और इसी वजह से, इसी कौमी लगाव की वजह से और इतने जज्बे की वजह से ही तुर्की की आवाम रजब तैयब अर्दगान साहब को बहुत पसंद भी करती है। क्योंकि दोस्तों, हो ना हो, कोई माने या ना माने, लेकिन तुर्की में दोबारा अगर इस्लामी हुकूमत किसी ने कायम की है तो वो रजब तैयब अर्दगान साहब ही हैं। और दोस्तों, जहां तुर्की को सेक्युलर देश बना दिया गया था और हिजाब वहां पर पहनने पर बहुत ज़्यादा मसले होते थे, अब वहां पर लड़कियां खुलकर हिजाब पहन सकती हैं। और दोस्तों, इससे पहले तुर्की में कहीं खुले में कुरान पढ़ना भी नहीं जायज़ था, लेकिन अब रजब तैयब अर्दगान साहब की मेहनत और उनकी मशक्क़त के बाद अब कहीं पर भी कोई भी कुरान पढ़ सकता है और कोई भी कहीं पब्लिक पैलेस में नमाज भी पढ़ सकता है, जो कि दोस्तों आज से कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं कर सकते थे। अब तुर्की में लड़कियां हिजाब पहनकर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई भी कर सकती हैं, लेकिन दोस्तों पहले ऐसा नहीं हो सकता था। इसकी क्या वजह थी? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुस्तफ़ा कमाल खान पाशा अतातुर्क, जो कि खिलाफत उस्मानिया को तुड़वाने में एक बहुत बड़ा किरदार निभा चुका है, उसने इन सब मामलों पर पाबंदी लगा दी थी और ये सब करने से लोगों को गुरेज करवाया था।
जो कि रजब तैयब अर्दगान साहब से पहले भी चली आ रही थी। लेकिन जैसे ही रजब तैयब अर्दगान साहब तुर्की के सदर बने, वहाँ के प्रेसिडेंट बने, तो उसके बाद ही दोस्तों उन्होंने अपनी मेहनत और मशक्क़त के बाद इस मामले को सही किया है और इस्लाम के तरीक़ों पर ही अमल किया है। दोस्तों तैयब अर्दगान साहब ने क्या किया है ये तो आप अर्तगल सीरियल को देखकर ही समझ चुके होंगे कि उन्होंने किस तरह उसी चीज़ को वापस जिंदा करने की कोशिश की है जो खिलाफत उस्मानिया के दौर में चली आ रही थी। और दोस्तों तैयब अर्दगान साहब की सदारत में ही इस ड्रामे को यानी अर्तगल सीरीज को तैयार किया गया है। और दोस्तों ये ड्रामा किस तरह कारगर साबित हुआ ये तो आप सभी जानते हैं। और दोस्तों इस सीरीज के जरिए सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के वालिद साहब अर्तगरुल गाजी की यहूदियों और सलेबियों के खिलाफ की जाने वाली जद्दोजहद को दिखाया गया है। और दोस्तों इस सीरियल के चलते भी कितना बवाल हुआ है तो आप सभी जानते हैं। कई कंट्रियों में तो इसे बैन भी कर दिया गया था ताकि लोग इस्लामी तारीख को ना जान सके। लेकिन फिर भी यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों ने इसे देखा और कई लोग तो इस सीरियल को देखकर ईमान भी लाए हैं, ऐसा कई न्यूज़ में देखा गया है। और दोस्तों अंग्रेज़ यानी यहूदी और ईसाई तो एक तरफ, यहाँ तक कि सऊदी अरब के नाम निहाद मुसलमान और वहाँ की जो हुकूमत है उसकी भी चीखें इस सीरियल ने अच्छी तरह से निकाल दी हैं। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि यूरोप और अमेरिका बिला वजह तुर्की से नफरत नहीं करते हैं। वो इसीलिए तुर्की से नफरत करते हैं क्योंकि यूरोप और अमेरिका चाहते हैं कि इस्लाम का शिराजा बिखेर दे। लेकिन तुर्की जैसे मुल्क और आज भी ईमान वाले लोग जिंदा हैं जो इस्लाम की बागडोर को संभाले हुए हैं। और दोस्तों तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान साहब ने अर्तगल गाजी सीरीज को उस सीरियल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करा है। यहाँ तक कि तैयब अर्दगान साहब ने ये भी कहा उनके फैंस से कि जिस इंसान को भी मुझको देखना है पहले वो अर्तगल गाजी सीरियल को देख ले। और दोस्तों इस सीरियल को बनाने का मकसद एक ये भी है कि दुनिया वाले ये देख लें कि तुर्की 2023 के बाद किस चीज़ को वापस दोहराने वाला है। दोहराने से मुराद ये नहीं है कि फिर से जंग होगी या कुछ होगी, लेकिन तुर्की की जो छीनी हुई चीज़ें हैं उसको किस तरह हासिल करना है ये तुर्की बेहतर जानता है। बहरहाल दोस्तों ये तो हकीकत बात है कि अगर ईमान का जज्बा किसी के दिल में हो और वो इस्लाम के लिए, कौम के लिए और अपने ईमान के लिए अगर लड़ ले और अपना हिस्सा अगर तलब करे तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसकी मदद करता है। और दोस्तों तुर्की के सदर आला रजब तैयब अर्दगान साहब का हमेशा से यही मिशन रहा है कि कौमी इत्तेहाद बना रहे और मुसलमान एक दूसरे के लिए खड़े हों। और जहाँ कहीं भी जुल्म हो, चाहे वो मुसलमान पर हो या किसी और कौम पर, सबसे पहले एक मुसलमान को आवाज़ उठाना चाहिए। और दोस्तों जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि इस्लामी दुश्मनी ताकतें जो हैं जिसमें अमेरिका, रशिया और यूरोप खुद शामिल है, ये लोग तो हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि तुर्की कभी मजबूत हो, क्योंकि इनको पता है कि जब तुर्की को हमने इतना कमज़ोर कर दिया है उसके बावजूद भी तुर्की हर मामले में दखल अंदाजी कर देता है और हर मामले में ईमान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए और मजलूमों के लिए खड़ा रहता है। तो फिर अगर ये पावरफुल हो गया तो ये हमारा क्या हाल करेगा। और दोस्तों इसके अलावा तुर्की और सऊदी अरब की दुश्मनी का सबसे मेन कारण ये है कि पहले खिलाफत उस्मानिया के दौर में, जिसे आज हम सऊदी अरब के नाम से जानते हैं, उसे असल में हिजाज मुक़द्दस कहा जाता है और ये तुर्की के अंडर में आया करता था और दूसरे अरब ममालिक भी तुर्की के अंडर में ही थे। लेकिन खिलाफत उस्मानिया जब टूटी और जब कंट्रीज़ अलग हुई तो लोगों ने इसे कमज़ोर कर दिया और लोगों ने अपने अपने मुल्क बना लिए और इस तरह से हिजाज मुक़द्दस, जिसे आज हम सऊदी अरब के नाम से जानते हैं, ये इन लोगों के हिस्से में चला गया। असल में अगर आप आले सऊद की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको भी बड़ा ताज्जुब होगा कि ऐसे लोगों के हाथ में सऊदी अरब जैसे मुक़द्दस जगह की यानी हिजाज मुक़द्दस की सल्तनत आखिर कैसे चले गई। दोस्तों खिलाफत उस्मानिया के दौरे में तुर्की के पास नक्शा हुआ करता था जिससे वो दिखाकर वहाँ पर आने वाले हाजियों को वहाँ के दीदार भी कराया करते थे, जो चीज़ें वहाँ बनी हुई है और तुर्की द्वारा बनाई गई चीज़ों का भी बताया करते थे। इसके अलावा वहाँ के हाजियों को खाना खिलाना और बहुत सारा ख्याल तुर्की के लोग वहाँ पर रखा करते थे। और दोस्तों यही वजह थी कि अरब ममालिक जो अब मौजूद हैं, अब जो इतने ज़्यादा गलत रास्तों पर जा चुके हैं, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान तो नंबर 1 पर है, ये लोग इसलिए डर रहे हैं कि तुर्की कहीं वापस से खिलाफत को अपना ना ले और हमारे हाथ में जो हम जिस चीज़ की आड़ में पैसे कमा रहे हैं वो हमारी आमदनी ना रुक जाए। बहरहाल दोस्तों अभी तो तुर्की के आज़ाद होने में तकरीबन आधा महीना तो बाकी ही है, लेकिन अभी से ही पूरे दुनिया में तुर्की के इस मुआहदे को ख़त्म होने की धूम मच चुकी है। बहरहाल दोस्तों जो भी हो, हमें तो इस्लाम के हक़ में ही दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला इस्लाम का बोलबाला फरमाए और जिस तरह अर्तगल गाजी साहब और उस्मान गाजी साहब ने खिलाफत उस्मानिया को कायम किया था, उसी तरह से अल्लाह तबारक व ताला रजब तैयब अर्दगान साहब को भी उसी रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया इकराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएं। सो फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ।
तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।